और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं पूजा सिंघल से जुड़ी हुई। 28 महीने जेल की सजा काटने के बाद पूजा सिंघल ने झारखंड के कार्मिक विभाग में योगदान दे दिया है और अब विभाग आवंटन का इंतजार है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट का रुख किया है और पूजा सिंघल को विभाग आवंटित नहीं करने की अपील की है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और ईडी क्यों पहुंची है कोर्ट, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूजा सिंघल एक चर्चित आईएएस, मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और 28 महीने तक जेल में रही अधिकारी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी, जिसके बाद 21 जनवरी को उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया और कार्मिक विभाग में उन्होंने योगदान भी कर दिया। अब पूजा सिंघल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कोर्ट पहुंची है और आईएएस अधिकारी को विभाग आवंटन पर रोक लगाने की अपील की है। ईडी ने आखिर आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ अपील क्यों की है, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में 28 महीने गुजारने के बाद पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है और उसने कुल सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है तो उसे जमानत दी जा सकती है। ऐसे में कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2-2 लाख के पर्सनल बॉन्ड और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी। अब बात करते हैं ईडी क्यों पूजा सिंघल को विभाग आवंटित किए जाने का विरोध कर रही है। दरअसल ईडी ने मामले के ट्रायल के दौरान 33 गवाह पेश किए थे। इनमें से अधिकतर ऐसे गवाह हैं जो पूजा सिंघल के अधीन काम कर चुके हैं। ऐसे में जांच एजेंसी ने आशंका जाहिर की कि अगर वो पावर में आती हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। इससे केस पर असर पड़ सकता है। मनरेगा फंड में हेराफेरी से जुड़े मामले में ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें काफी मात्रा में पैसा मिला था। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन के घर छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए थे। आरोपी सीए पूजा सिंघल का करीबी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने 14 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट ईडी की गुहार सुनती है या फिर तेज तर्रार आईएएस पूजा सिंघल को योगदान करने और काम करने की इजाजत देती है। सबकी नजरें अब कोर्ट के फैसले पर जाकर टिक गई हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पत्नी की हत्या के आरोपी पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को आज हजारीबाग कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब अगले 14 दिन पूर्व एसडीओ अशोक कुमार का पता होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल। खाके की गिरफ्त में दिख रहे ये पूर्व एसडीओ अशोक कुमार हैं, जो 41 दिनों से फरार चल रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रांची के जगन्नाथपुर से खोज निकाला और हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अशोक कुमार पर अपनी ही पत्नी की हत्या करने का आरोप है। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो वो जो है 41 दिनों से फरार चल रहे थे। पेशी से पहले पूर्व एसडीओ अशोक कुमार का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल कराया गया। कोर्ट में पेशी के बाद अशोक कुमार ने अपनी सफाई दी और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू पर दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा पहलू जो है दिव्यांगात्मक शांति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बचाव पक्ष के वकील राजकुमार राजू ने बताया कि पूर्व एसडीओ अशोक कुमार 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में रहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। प्रोसेस होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वो जो है सो अपना न्यायिक हिरासत में भेजते हैं 14 दिनों के लिए।
पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी पिछले साल 26 दिसंबर को हजारीबाग के सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से बुरी तरह झुलस गई थी। बाद में रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के ससुराल वालों ने उन पर अवैध संबंध के चलते पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। 41 दिन बाद जब पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस न्यायिक हिरासत में जिस तरीके से उन्हें भेज दिया गया, अब न्यायालय पर यह फैसला जाता है कि आगे की जो है क्या कुछ जांच होती है और कार्रवाई क्या होती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल यानी 11 फरवरी से शुरू हो रही है। 3 मार्च तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा चलेगी। इसमें पहली पाली में 9:45 से 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक इंटर की परीक्षा होगी। 3 घंटे की पूरी परीक्षा होगी, जिसमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया है। दोनों परीक्षा के लिए करीब 2100 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कुल 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिससे पालन करना जरूरी होगा। जैक ने जो परीक्षा के लिए जो तैयारी की है और जिला स्तर पे जो उपायुक्तों ने तैयारी की है, पूरे राज्य में कदाचार मुक्त और ट्रांसपेरेंट परीक्षा का आयोजन होगा। परिषद की ओर से सभी जो परीक्षार्थी हैं, चाहे वो मैट्रिक के हों या इंटरमीडिएट को हों, उसको हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। वो अच्छे से शांत भाव से अपनी परीक्षा दें और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना। कितना सेंटर है? और झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संक्रमित मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया है और अब पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि वायरस का संक्रमण आगे ना फैल सके। इस बीच कुछ सावधानी भी बरती जा रही है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। की एंट्री के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फार्म में जिन मुर्गों और बटेर में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले थे, उन्हें पशुपालन विभाग ने अपनी निगरानी में नष्ट कर दिया। अब बारी है एहतियात बरतने की। जिस जगह पर बर्ड फ्लू के केस मिले हैं, वहां खास सावधानी बरती जा रही है। उस इलाके में अगले 5 दिन तक सैनिटाइजेशन की तैयारी है। अगले 5 दिनों तक उस इलाके को सैनिटाइज कराया जाएगा। नगर निगम और पशुपालन विभाग के प्रयास से सैनिटाइजेशन का प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगा और अगले 4 से 5 दिनों तक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। अगर हम पशुपालन विभाग के अधिकारियों की माने तो उस इलाके में अगले 21 दिन तक किसी भी तरीके की मुर्गी पर रोक रहेगी, यानी किसी भी तरीके की मुर्गी की बिक्री नहीं होगी। जिस जगह पर फार्म है उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में ये तमाम चीजें लगाई गई हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में मुर्गे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक अधिक दिन तक नहीं रहेगी और हालात सामान्य होते ही मुर्गे की बिक्री फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन सावधानी अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। जैसे ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, जो केंद्र की टीम है वो भी झारखंड विजिट करेगी और तमाम चीजों का जांच करेगी कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहे थे उसे किस तरीके से जिला प्रशासन के साथ साथ पशुपालन विभाग ने रोका है और आगे की कार्रवाई क्या होगी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों की माने तो बर्ड फ्लू से अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी सावधानी है जिसे अपनाकर लोग बर्ड फ्लू के संक्रमण से बच सकते हैं। हाथों को गर्म पानी साबुन से धोएं, भोजन से पहले स्वच्छता का ध्यान रखें, पके और कच्चे मांस के लिए अलग बर्तन रखें, मांस को अच्छे से पकाने के बाद ही खाएं, कच्चे अंडे खाने से बचें। एक बात आपको याद रखना है कि बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है और मौसमी फ्लू के टीके से इस बीमारी से सुरक्षा नहीं मिलती है। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, धनबाद से आउटसोर्सिंग कंपनी की गुंडागर्दी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला दिया है। जबरन ओबी डंप की शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों को आउटसोर्सिंग कंपनी के गुंडों ने पीटा है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा, कई ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं।
सिंदरी विधायक ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं आए हम लोग, आप लोग से लड़ने नहीं आए, आप लोग से लड़ने नहीं आए हम लोग। ये आउटसोर्सिंग प्रबंधन की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। महिलाओं पर हुए अत्याचार का सबूत है। आदमियों पर हुए जुल्म की गवाही है। ये तस्वीर बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन का स्याह सच है, जो धनबाद के ग्रामीणों को जानवर समझते हैं, जानवर जैसा सुलूक करते हैं, उन्हें पीटते हैं, महिलाओं को दौड़ाते हैं। बीसीसीएल प्रबंधन जिस गुंडों को पालने के लिए लगाए हुए है, उसके मनमानी का एक चरम सीमा के रूप में हम लोग देखते हैं। और ये लगता है कि अब लोगों में जो स्थिति है, सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग के गुंडों की ओर से की गई मारपीट में कई महिलाएं और स्थानीय घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी लगातार उनकी जमीन पर जबरन ओबी बम्प कर रही है और शिकायत करने पर पीटा जा रहा है। वहीं सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो स्थानीय लोगों के समर्थन में उतर आए हैं और विधायक चंद्रदेव महतो ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तहत उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। जो जबरन जमीन पर, रेती जमीन पर ओबी डंप करके कुछ गुंडों के माध्यम से पाल पोस करके जो करने का प्रयास हो रहा है और जिसको पूरा प्रश्रय देने का काम बीसीसीएल मैनेजमेंट कर रही है, सभी लोगों को हम लोग एकजुट होकर जवाब देंगे। ग्रामीण लगातार आउटसोर्सिंग कंपनियों पर अपनी जमीन के ऊपर ओबी डंप कराने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन इस बार जब ग्रामीण एकजुट होकर इस पर बात करने गए तो उनके साथ बदसलूकी की गई। अब सवाल है कि इस गुंडागर्दी पर कार्रवाई कब होगी? आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी? ग्रामीणों को अत्याचार से मुक्ति कब मिलेगी? आप लोग से लड़ने नहीं आए, आप लोग न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं आए, ठीक है। कोडरमा के डोमचांच बाजार में अज्ञात लोगों की ओर से बम फेंका गया था और इस बम की चपेट में आने से एक मवेशी घायल हो गया था, जबकि कई जगह बम के गोले मिले थे, जिसे लेकर लोग दहशत में हैं। और इस मामले में लोगों ने कोडरमा गिरिडीह मेन रोड को जाम कर दिया है और बम फेंकने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि जब तक उनकी सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस भरोसा नहीं देती है, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ के समझाने के बाद लोग माने और जाम को हटा लिया। बैड एलिमेंट्स ने फेंक दिया था, उसमें नाम भी आ गया है। तो हम लोग उसमें एक गाय भी जख्मी बुरी तरह से हो गई है, तो उस पर हम लोग जो सही कार्रवाई, विधिवत कार्रवाई करेंगे और प्राथमिकी दर्ज कर जिनकी भी इसमें सहभागिता है कोई भी नहीं बचेंगे। अभी तक कितने की गिरफ्तारी सर हुई? देखिए, वो तो हम लोग अभी बताएंगे जांच के बाद, जांच और अनुसंधान के बाद बताया जाएगा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और झारखंड में आधार लिंक के अभाव में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। करीब 11 लाख लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आवेदक की संख्या 59 लाख तक पहुंच गई है, जो हेमंत सरकार की इस योजना को सफल बनाने में बड़ी चुनौती पेश कर रही है। झारखंड में आधी आबादी के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाभुकों के खाते में पैसा नहीं जाने को लेकर चर्चा में है। राज्य के करीब 59 लाख लाभुकों को जनवरी माह का पैसा मिला ही नहीं और इसकी बड़ी वजह है राज्य में करीब 11 लाख लाभुकों के बैंक खाते का आधार से लिंक नहीं होना। वहीं योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभुक महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। 4 महीना नहीं मिला था और क्या बोलते हैं, दिसंबर वाला बस एक बार 2500 आया है और दोबारा नहीं आया है। बैंक वाला खाता से कराए थे? हाँ। क्या बोल रहा है वहाँ पे? पूछते कभी मार्च में आएगा बोलता है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी बड़ा आरोप लगाते हुए इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। देखिए, ये तो होना ही था। हम बार बार कहते थे मैया सम्मान योजना इनके लिए एक चुनावी लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि सत्ताधारी दल जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और बीजेपी को ही आड़े हाथों लेते हुए महिला विरोधी बता दिया।
सत्ताधारी दल ने कहा कि सच्चाई ये है कि लाभुक को दिसंबर 2024 तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना था, लेकिन महिला लाभुकों ने ऐसा नहीं किया। यही वजह है कि विलंब हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसका निपटारा कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और जो भी बाधाएं आ रही है इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत जल्द ये सारी बाधाएं दूर कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को अब 1000 के बजाय 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। बढ़ी हुई राशि का भुगतान मात्र दिसंबर माह का किया गया। जनवरी और फरवरी का इंतजार बाकी है। देखना होगा कि राज्य सरकार लाभुकों को कब तक राशि का भुगतान करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची में NH-19 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। प्रयागराज कुंभ स्नान कर लौट रहे परिवार की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं, जो कोलकाता के रहने वाले हैं। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद SNMMCH लाया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर के मुताबिक कार चलाने के दौरान नींद आने से ये हादसा हुआ। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।